वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 10 जून और 10 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो अभी एयर मार्शल राजेश कुमार ने AOA के रूप में पदभार संभाला है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। 1 जून 2023 को एयर मार्शल राजेश कुमार आनंद, जिन्हें विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था, ने एयर ऑफिसर इंचार्ज एडमिनिस्ट्रेशन AOA के रूप में पदभार संभाला है। जनवरी 2022 में उन्हें उनकी असाधारण सेवा के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कब नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है? तो अभी 8 जून को RBI ने नई मौद्रिक नीति की घोषणा की है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। 6 से 8 जून तक चली RBI की मौद्रिक नीति समिति ने फिलहाल रेपो रेट में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया है। इसका मतलब है कि रेपो रेट 6.5% पर बना रहेगा। मौद्रिक नीति समिति ने घोषणा की है कि वह रेपो रेट को 6.5% पर बनाए रखेगी। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला कौन बनी है? तो अभी मुथमिज सेल्वी माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली तमिलनाडु की पहली महिला बनी है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। तमिलनाडु के खेल विकास और युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली महिला मुथमिज सेल्वी को सम्मानित किया। सेल्वी 56 दिनों की कठिन यात्रा के दौरान 23 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने तमिलनाडु की बात की है, तो ये आप भारत के मानचित्र में दक्षिणी छोर में यहाँ पर तमिलनाडु की स्थिति देख पा रहे हैं। तो तमिलनाडु का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ। राजधानी चेन्नई है। सबसे बड़ा नगर चेन्नई है। जिलों की संख्या 38 है। तमिलनाडु के राज्यपाल रविंद्र नारायण रवि है। मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानमंडल एक सदनीय है, केवल विधानसभा है और विधानसभा में 234 सीटें हैं। तमिलनाडु से राज्यसभा सीटें 18 हैं और लोकसभा सीटें 39 हैं। उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है और राजभाषा तमिल है। तो तमिलनाडु से इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के किसी भी राज्य की बात आती है तो उसके बारे में हम इतनी सी सामान्य जानकारी मानचित्र के साथ जरूर पढ़ते हैं, हमेशा पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। गीतांजलि अय्यर का संबंध किस क्षेत्र से था? तो गीतांजलि अय्यर एक न्यूज एंकर थी, समाचार प्रस्तुतकर्ता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूज एंकर। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। राष्ट्रीय प्रसारक दूरदर्शन पर भारत की पहली अंग्रेजी महिला समाचार प्रस्तुतकर्ताओं में से एक गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया है। अय्यर 1971 में दूरदर्शन में शामिल हुई थी। अय्यर को 4 बार सर्वश्रेष्ठ एंकर से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 1989 में उत्कृष्ट महिलाओं के लिए इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी पुरस्कार भी जीता था। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, भारत के एथलीट सुनील कुमार ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो अभी एथलीट सुनील कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। सुनील कुमार ने दक्षिणी कोरिया के येचोन में एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के डेकाथलन में 7003 अंक बनाकर स्वर्ण पदक जीता है।
भारत कुल 12 पदकों के साथ कुल रैंकिंग में तीसरे स्थान पर है। जापान कुल 17 पदकों के साथ तालिका में शीर्ष स्थान पर है और चीन 14 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व मान्यता दिवस 2023 कब मनाया गया? तो अभी 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। 9 जून 2023 को विश्व मान्यता दिवस मनाया जाता है। यह एक वैश्विक पहल है जिसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशाला मान्यता सहयोग ILAC और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता सहयोग IAF ने स्थापित किया है। विश्व मान्यता दिवस 2023 की थीम क्या है? तो इस बार की थीम है एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द फ्यूचर ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो थीम की जब भी कोई बात आती है, किसी भी दिवस के बारे में पढ़ते हैं, तो थीम जहां भी आती है उस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, अब तक जून महीने में हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, इतने दिन हमने पढ़े हैं। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चले जा रहे हैं पिछले दिनों के बारे में, वैसे वैसे हम साथ साथ चर्चा करते चले जा रहे हैं, उनको रिपीट करते जा रहे हैं। तो इन पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी गई है? तो अभी BSNL के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दी गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 89,047 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ BSNL के लिए तीसरे रिवाइवल पैकेज को मंजूरी दे दी है। इस रिवाइवल पैकेज के साथ BSNL की अधिकृत पूंजी 1,50,000 करोड़ से बढ़कर 2,10,000 करोड़ हो जाएगी। अच्छा, BSNL की बात की है तो BSNL के बारे में देखिए। प्रकार सरकारी है, उद्योग दूरसंचार है, स्थापना सन 2000 में हुई, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रबंधक निदेशक प्रवीण कुमार पुरवार हैं। तो BSNL से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए और इस प्रश्न से भी। नेक्स्ट है, हाल ही में मंत्री जितिन प्रसाद ने नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ का लोकार्पण किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है शांतनु गुप्ता। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर 2 बेस्ट सेल उपन्यास लिखने वाले प्रसिद्ध लेखक शांतनु गुप्ता ने अब युवा पाठकों के लिए अपना नया ग्राफिक्स बेस्ड नॉवेल अजय टू योगी आदित्यनाथ लॉन्च किया है। योगी आदित्यनाथ के 51वें जन्मदिन पर प्रदेश के 51 स्कूलों में यह ग्राफिकल उपन्यास लॉन्च किया गया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है? तो अभी भारत ने अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 7 जून 2023 को बैलिस्टिक अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफलतापूर्ण परीक्षण किया है। भारत लगातार रक्षा क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है। इस मिसाइल की मारक क्षमता 1000 से 2000 किलोमीटर है। यह मिसाइल अपने साथ परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, DRDO की बात की है हमने, तो DRDO के बारे में देखिए। महत्वपूर्ण संस्था है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO का गठन 1958 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली में है। उत्तरदायी मंत्री राजनाथ सिंह अर्थात रक्षा मंत्री। अध्यक्ष समीर वी कामत हैं
और मातृ एजेंसी रक्षा मंत्रालय है। तो DRDO के बारे में इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इस प्रश्न में हमने भारत की बात की है, इस मिसाइल को भारत ने लॉन्च किया है। तो विश्व के मानचित्र में भारत की यहाँ पर स्थिति देखिए। हर रोज लगभग भारत की बात आती है, तो भारत के बारे में हम इतनी सी जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। चाहे आपको याद हो जाए फिर भी ये चीज़ें पढ़ते रहना है अपने को, रोज बात आएगी तो रोज ही पढ़ेंगे। तो इस पर आप बस इसको नॉर्मल से पढ़ना है और एक बार 2 बार इसको रिपीट करना है, तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी। भारत की राजधानी नई दिल्ली है, सबसे बड़ा शहर मुंबई है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है, विधानमंडल भारतीय संसद है, ऊपरी सदन राज्यसभा है, निचला सदन लोकसभा है। स्वतंत्रता यूके से 15 अगस्त 1947 को और गणराज्य 26 जनवरी 1950 को। क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर और वाहन बाईं तरफ चलते हैं, लेफ्ट साइड चलते हैं। तो इतनी सी जानकारी आप भारत के बारे में ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है मैं अडयार हूँ अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो मैं अडयार हूँ अभियान फेडरल बैंक ने शुरू किया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। फेडरल बैंक ने स्थानीय समुदाय की समृद्ध संस्कृति और कहानियों का जश्न मनाने के लिए चेन्नई में एक अनूठा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का शीर्षक मैं अडयार हूँ अडयार मैं हूँ। यह अभियान एक पूरी बैंक शाखा को स्थानीय कहानियों के संग्रहालय में बदल देता है। इस अभियान का उद्देश्य अडयार की सार को पकड़ना है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, फेडरल बैंक के बारे में देखिए। फेडरल बैंक की स्थापना 2 दिसंबर 1949 को हुई। संस्थापक केपी हॉर्मेस है। मुख्यालय अलवा कोची केरल भारत में है। MD और CEO श्याम श्री निवासन है। तो इतनी सी जानकारी आप फेडरल बैंक के बारे में भी ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था स्वस्थ मनुष्य के शरीर में औसत रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन बी 5 से 6 लीटर तक। स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है वो 5 से 6 लीटर तक होती है। बी ऑप्शन इसका सही था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के वजन के 7% के बराबर होती है। तो ये भी आप थोड़ा सा नोट कर लें। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किस अंग में होती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए GK ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।